बच्चों ये लास्ट लेक्चर है हमारा। गॉस लॉ हमारा चल रहा था, गॉस थ्योरम एंड फ्लक्स का कैलकुलेशन कर रहे थे, उस पर हमारा ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, कुछ बच्चों का ये लेक्चर जूम पे हो चुका है, कुछ का नहीं हो पाया है, तो उसके लिए देखें जरा लेक्चर को कि ये जो है ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ये फिगर शो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर of uniform charge density rho, there is a cavity, एक cavity है इस sphere के अंदर, cavity inside the sphere। हमें इस cavity के अंदर कहीं किसी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इनसाइड दिस कैविटी। ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। क्लियर? तो अगर हम लास्ट लेक्चर अपना रिकॉल करें गॉस लॉ का, तो गॉस लॉ अगर लास्ट लेक्चर को रिकॉल करें तो ये हमारे पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड हमने ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, इसके अंदर हमने किसी पॉइंट पे फील्ड निकाली थी। तो फील्ड जो है बच्चों को कहाँ आई थी, अगर ध्यान दें ये आर है। ठीक है, तो हमारी ये फील्ड कितनी आई थी, फील्ड हमारी निकल के आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R क्यूब इंटू आर, ये आई थी। Where Q is the total charge into the volume, total charge in this sphere, ये total charge। क्लियर? अब हमें यहाँ Q गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, रो। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखूं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है बच्चों, Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो Q कितना आएगा हमारे पास, Q आएगा रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब। अगर इसको हम यहाँ डाल दें तो यहाँ पे डालने पर हमारे पास क्या आएगा एक्सप्रेशन, जरा देखें तो सही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 1/4 पाई एफ नॉट आर क्यूब। क्यू की जगह क्या रखना है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और ये आर। ठीक है, ये आर, तो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, 4 पाई कैंसिल हो रहा है, आर क्यूब कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है बच्चों, ये हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो कहाँ आ रही है, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगर मैं इस फील्ड को वेक्टर की फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इस फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये फील्ड कहाँ आई है, ये फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में आई है। ठीक है, यानी अगर मैं इस आर को, ये जो आर है, इस आर को अगर वेक्टर ले लूं, क्या वेक्टर ले लूं, ये वेक्टर ले लूं, ओपी वेक्टर ले लूं मैं, ओपी वेक्टर, आर इज ओपी वेक्टर, इसको वेक्टर फॉर्म में ले लूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस आर की डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसा लिखा जाएगा कि आर जो है वो क्या है, ओपी वेक्टर है, ओपी के अलोंग आ रही है फील्ड, रेडियल वेक्टर है आर। क्लियर? ठीक है, तो E इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस आर। तो ये हमारा फील्ड है इनसाइड स्फीयर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में हमारा ये फील्ड है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ इस कैविटी के अंदर फील्ड निकालनी है। इस एक्सप्रेशन को देख लें आप, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो मैं यहाँ पर कोई पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ इनसाइड दिस कैविटी। मान लो सपोज मैंने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया, मैंने ये पॉइंट ले लिया P, मैं इस पॉइंट पे P पे फील्ड निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो P पे फील्ड निकालने के लिए मैं दो स्फीयर कंसीडर कर रहा हूँ। एक कौन सा स्फीयर, एक होल स्फीयर जब कैविटी नहीं थी, जब कैविटी नहीं थी है, यहाँ पर कैविटी नहीं थी, कंप्लीट स्फीयर था, तो इस कंप्लीट स्फीयर की वजह से पॉइंट P पे फील्ड निकालूंगा। ठीक है, और एक चार्ज स्फीयर कंसीडर कर रहा हूं इस कैविटी के साइज के बराबर, एक स्फीयर कंसीडर कर रहा हूं ये वाला, इस साइज का स्फीयर कंसीडर कर रहा हूं जिसका सेंटर C2 है, उसकी वजह से पॉइंट P पे फील्ड निकालूंगा। ठीक है, चूंकि हमने होल स्फीयर से इस कैविटी को एक्सक्लूड किया है, तो ऐसी सिचुएशन में जब कैविटी रिमूव कर देंगे तो ऐसी सिचुएशन में फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, फील्ड कैविटी में फील्ड निकालनी होगी किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो कैविटी के अंदर फील्ड निकालनी होगी तो वो क्या होगी, फील्ड ड्यू टू
होल स्फीयर, जब हमने कैविटी को रिमूव नहीं किया है, फील्ड ड्यू टू होल स्फीयर, नाउ फील्ड कंसिडरिंग अनदर स्फीयर ऑफ सेम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जो कैविटी स्फीयर है हमारा, कैविटी स्फीयर, कैविटी चार्ज स्फीयर, कैविटी के साइज का सेम चार्ज डेंसिटी का स्फीयर लेना है, उसकी वजह से पॉइंट पी पे फील्ड निकालनी है, होल स्फीयर की वजह से फील्ड निकालनी है, दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, ये इसका ध्यान रखेंगे, ये काम करना है। चलिए, अगर मैं होल स्फीयर कंसिडर करूं तो इस होल स्फीयर की वजह से मुझे क्या चाहिए, होल स्फीयर में देखें ये चाहिए ओपी, तो ये जो है मेरा होल स्फीयर अगर मैं कंसिडर कर लूं तो मुझे ये चाहिए, ये मान लिया C1 से P तक की डिस्टेंस R1 है, ये R1 है। देखिए जरा क्या किया है मैंने होल स्फीयर लिया है, ये होल स्फीयर लिया है, ये पॉइंट P है, और मैंने ये C1P जो है ये क्या अज्यूम कर लिया है, R1, कंप्लीट स्फीयर। ठीक है, तो फील्ड क्या होगी एट दिस पॉइंट ड्यू टू होल स्फीयर, फील्ड कितनी होगी, E होल स्फीयर इज इक्वल टू ये कितनी, रो अपॉन 3ε0 इंटू R1, ये आएगी फील्ड। ठीक है बच्चों, और अगर अब मैं कैविटी कंसिडर कर लूं, ये कैविटी ले लूं, ये कैविटी स्फीयर ले लूं, तो और इस C2 से P की जो डिस्टेंस है, ये मान लिया मैंने कितनी है, R2 है। C2 से P की डिस्टेंस कितनी है, R2 है। बहुत ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी मिलेंगे, इस यहाँ पर 2-3 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, सिलेंडर से ही मिलता है ऐसा क्वेश्चन। क्लियर, प्रॉब्लम लगा रहे होंगे आपको मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको R2 एज्यूम कर लूं तो इसकी वजह से मैंने अनदर स्फीयर लिया है कैविटी, तो मैंने ये लिया है C2 और ये लिया है PR2, ये R2 है और ये पॉइंट P है, और ये अगेन चार्ज स्फीयर ले लिया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या आएगी, यही कितनी आएगी, कैविटी चार्ज स्फीयर की वजह से, जो कैविटी स्फीयर लिया है हमने उसकी वजह से कितनी आएगी, रो अपॉन 3ε0 इंटू R2। ठीक है, तो फील्ड इनसाइड कैविटी एट दिस पॉइंट कितनी आई, फील्ड कैविटी में कितनी आ गई, ये लगा दूं क्या, E ड्यू टू होल स्फीयर माइनस E ड्यू टू कैविटी स्फीयर। ठीक है, क्या निकाला आपने यहाँ, रो अपॉन 3ε0 R1, रो अपॉन 3ε0 R1 माइनस रो अपॉन 3ε0 R2। ठीक है, ये निकाला है बच्चों। तो रो अपॉन 3ε0 जब मैं यहां से कॉमन लूंगा तो रो अपॉन 3ε0 क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2। तो अगर मैं इस R1 माइनस R2 को देखूं तो मैं C1 C2P ये इसको अगर मैं एक वेक्टर ले लूं, इसको L वेक्टर ले लूं, इसको अगर मैं L वेक्टर ले लूं C1 C2 को, तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आप लगाएंगे, C1 C2P इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल में 3 वेक्टर है, 1 2 3, तो सेम ऑर्डर वाले वेक्टर कौन कौन है, देखो जरा ध्यान से, यह है मेरे पास, देखें ये है मेरे पास C1, ये है C2, ये L है, ये मेरे पास P है, ये R2 है और ये R1। ऐसे ही ट्रायंगल है ये, इस ट्रायंगल को मैंने यहां ड्रॉ किया है, C1 C2P, तो सेम ऑर्डर में कौन है वेक्टर, L और R2, तो L और R2 का सम किसके इक्वल होगा, R1 के। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे, L प्लस R2 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, R1। तो
R1 माइनस R2 जो है, R1 माइनस R2 आपको क्या मिलेगा यहां से? L। R1 माइनस R2 जो मिलेगा वो L मिलेगा। अगर इस R1 माइनस R2 को यहां डालोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी निकल के यहां से? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू L। ये फील्ड आई है इनसाइड कैविटी। अब अगर आप इस फील्ड को देखेंगे, इस फील्ड को अगर देखें बच्चों, ये जो फील्ड आई है आपकी कैविटी में रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू L, तो इस फील्ड को देखें कैविटी के अंदर इस पॉइंट पे फील्ड, अगर मैं यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हुआ है? रो 3 एप्सिलॉन नॉट और L। अगर मैं इस पॉइंट को तब्दील कर दूं, मैं इस पॉइंट को यहां लेके आ जाऊं, ये यहां पे हो ये पॉइंट कैविटी में, अगर पॉइंट यहां पे हो तो क्या होगा? रो 3 एप्सिलॉन नॉट और L क्या है? C1 C2 के बीच की डिस्टेंस है, C1 C2 वेक्टर है। अगर पॉइंट इस कैविटी में मूव करता चला जाऊं, पॉइंट मूव करता चला जाऊं तो L जो है ना तो L चेंज होगा, यहाँ C1 C2 चेंज नहीं होगा, रो चेंज नहीं होगा, 3 चेंज नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट चेंज नहीं होगा। तो ये एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है? ये एक्सप्रेशन हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी जो है वो कैसी है? कैसी है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी? यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज, स्फेरिकल कैविटी इज कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म। 2 बार आईटी एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, 2 बार पूछा गया है, ये आपसे नीट में भी पूछ सकता है, नीट में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आपका, जेईई मेंस में भी पूछ सकता है। 2 बार पूछा है, एक बार खाली उसने ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा था एबीसीडी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटी सी बात हम देख लें। ये मैंने क्या ड्रॉ किया है? स्फीयर ड्रॉ किया है मैंने। इस स्फीयर में पूरी स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr²। मैं इस स्फीयर से एक कैप कट कर रहा हूं, टॉप से तरबूज है ये, स्फेरिकल स्फीयर है, स्फीयर के टॉप से एक स्फेरिकल कैप को कट कर रहा हूं, यहां से एक स्फेरिकल कैप कट कर रहा हूं। ठीक है, यहां से मैंने स्फीयर को कट कर दिया। जब मैंने यहां से कट कर दिया तो ये मुझे क्या में निकल के आएगा? ये जो निकल के आएगा बाहर, ये क्या चीज होगा बच्चों? अगर देखें जरा ध्यान से, मैंने स्फीयर को कट किया तो ये क्या मिलेगा मुझे? ये इसको इंक्लूड करके क्या मिलेगा? स्फेरिकल कैप मिलेगा। एक बाउल टाइप का निकल के आएगा, स्फेरिकल बाउल निकल के आएगा। मैं यहां से अगर इस स्फीयर को कट कर दूं, ठीक है, तरबूज को अगर आप तरबूज को ऊपर से, तरबूज स्फेरिकल शेप का, उसका एक ऊपर से टॉप से कट कर दोगे, ठीक है, और उसको ऊपर को हटाओगे तो नीचे क्या बचेगा आपको? नीचे जो पोर्शन बचेगा उसका टॉप फेस कैसा दिख रहा होगा? सर्कुलर। क्लियर? ऐसे सर्कुलर दिख रहा होगा। ये इस स्फीयर का सेंटर है, ये इस स्फीयर का सेंटर है, ये आपका ये रेडियस है स्फीयर की, ध्यान से समझें, ये स्फीयर की रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस है। और ठीक है, मैंने ये जो सर्कुलर पोर्शन मिलेगा यहां से, ये कोन निमा बनेगी। ठीक है, मैंने इस स्फीयर को कट किया है, ये मैं इस स्फेरिकल कैप का एरिया निकालना चाहता हूं। मैं निकालना चाहता हूं एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप। ठीक है, ये जो स्फेरिकल कैप है, ये जो स्फेरिकल कैप है बच्चों, ये जो स्फेरिकल कैप है, मैं ये एरिया फाइंड करना चाहता हूं। पूरा सरफेस एरिया कितना है? 4πr²। आधे अगर मैं हेमी स्फीयर ले लूं, कट कर दूं, हाफ स्फीयर ले लूं तो हाफ स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा? 2πr²। मैं सर्कुलर कैप का एरिया फाइंड करना चाहता हूं। ठीक है, अगर मैं ये कट करूं और ये इस सर्कुलर पोर्शन, सर्कुलर जो ये जो है, इस कैप का जो सर्कुलर पोर्शन है,
इसके हर एक पॉइंट को इस सर्कल के सेंटर से अगर मीट कराऊंगा तो क्या बनेगी, एक कोन बनेगी। ठीक है, इस कोन का ये जो सेमी वर्टेक्स एंगल है, ध्यान से देखें, ये जो सेमी वर्टेक्स एंगल है ये थीटा है। द सेमी वर्टेक्स एंगल ऑफ दिस कोन, ये जो कोन फॉर्म हुई है यहाँ, इज थीटा। क्लियर? आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। तो ये जो एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप हमें मिलता है, इसको आपने याद करना है। ये एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप ये आता है 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस चीज की, इस एरिया की हमें दो जगह जरूरत पड़ेगी। इस स्फेरिकल कैप के एरिया की हमें दो जगह जरूरत पड़ेगी, एक गॉस लॉ में फ्लक्स के कैलकुलेशन में और दूसरा रे ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल कैप कितना निकल का है मेरा, 2 पाई आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चेक कर सकते हैं आप, कैसे चेक करें, अगर ये हेमीस्फीयर हो, अगर ये हेमीस्फीयर हो तो हेमीस्फीयर के लिए थीटा कितना हो जाएगा, सेमी वर्टेक्स एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। पूरा एंगल 90 डिग्री, तो थीटा कितना 180 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और जब यहाँ 90 रखोगे तो cos 90 क्या आएगा, 0। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ दिस हेमीस्फीयर, तो 0 हो गया तो कितना आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और पूरे स्फीयर के लिए थीटा कितना होगा, ये पूरा थीटा घुमाओगे तो 360, हाफ करो 180, और cos 180 कितना होगा, -1, और 1 माइनस यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2, तो कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम ऐसे किसी भी स्फेरिकल कैप का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप कितना आया मेरा, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि एक पॉइंट चार्ज है Q, एक पॉइंट चार्ज है Q, देखें जरा ध्यान से, वो इस स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है। यहाँ एक पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। आपसे कहता है कैलकुलेट फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू होल स्फीयर। तो होल स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स कितना है? चार्ज इनक्लोज, गॉस लॉ लगाओगे, पूरे स्फीयर से पास होने वाला जो फ्लक्स है, पूरे स्फीयर से जो पास होने वाला फ्लक्स है वो कितना है, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इफ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, या कहीं भी रखा हो, यहाँ रखा हो, यहाँ रखा हो, यहाँ कहीं भी रखा हो, हमें सिर्फ चार्ज इनक्लोज देखना है। तो चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट करोगे तो फ्लक्स कितना आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, मुझे अब अगर आपसे ये कह दे कि अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो, ये जो मैंने स्फेरिकल कैप लिया है, इस स्फेरिकल कैप से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, तो इस स्फेरिकल कैप से कौन सा फ्लक्स पास कर रहा होगा, जरा देखें, ये फ्लक्स पास कर रहा है स्फेरिकल कैप से, ये लाइंस एमिनेट कर रहे हैं स्फेरिकल कैप से। टोटल लाइंस कितनी पास कर रही है पूरे स्फीयर से, इतनी। तो इस स्फेरिकल कैप से पास होने वाला मैंने फ्लक्स निकालना हो तो इस स्फेरिकल कैप से पास होने वाला फ्लक्स कैसे निकलेगा, टोटल एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर एरिया से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट एरिया से कितना पास करेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। और इतने एरिया से कितना करेगा, इतने एरिया से, इस स्फेरिकल कैप का एरिया ये है, तो इतने एरिया से उठा के इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दिस स्फेरिकल कैप जो है, फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द स्फेरिकल कैप कितना आया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस स्फेरिकल कैप से पास होने वाला फ्लक्स कितना है बच्चों, तो आपका जो स्फेरिकल कैप से पास होने वाला फ्लक्स आया है, आपका जो फ्लक्स आया है स्फेरिकल कैप से वो कितना आया है, ये 2 बचेगा नीचे, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस एक्सप्रेशन की आपको जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा एक बार और रिपीट कर दूं मैं, देखे जना ध्यान से। इस स्फेरिकल कैप का एरिया निकाला है मैंने, इस स्फेरिकल कैप का एरिया है 2 पाई आर इनटू 1 माइनस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज दिस, ये जो नीचे बचा रह गया पोर्शन है, वो जो कोन फॉर्म हो रहा है सेंटर पे, सेमी वर्टेक्स एंगल ऑफ द कोन। क्लियर? तो अब हमें अगर इस वाला फ्लक्स, इस स्फेरिकल कैप से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहूं
तो गॉस लॉ से पूरे स्फीयर से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्फेरिकल कैप से यानी 4 पाई r स्क्वायर एरिया से कितना पास कर रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यूनिट एरिया से कितना करेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। इतने एरिया से कितना करेगा, इतने एरिया से इसको उठा के मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो स्फेरिकल कैप से ये फ्लक्स पास कर रहा है। अब आपको ये क्वेश्चन कैसे देगा, ठीक है, एक और कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एक तरीका तो ये है कि इस स्फेरिकल कैप से पूछ ले, एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपसे कहेगा वो कहेगा आर रेडियस का डिस्क है, डिस्क कहां रखा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये डिस्क का सेंटर है सी, और डिस्क के सेंटर से इसके एक्सिस पे स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक है, आपसे कहेगा फाइंड फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द डिस्क, या रिंग भी हो सकती है, रिंग या डिस्क दोनों में से कुछ भी दे सकता है, आइदर रिंग और डिस्क। इसको हम या तो रिंग ले लें या डिस्क ले लें। ठीक है, तो आपसे कहेगा कि इस रिंग या डिस्क से पास होने वाला फ्लक्स निकालो। तो फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, अभी हमने जो सिचुएशन देखी है, उस सिचुएशन को अगर मैं दोबारा यहाँ ड्रॉ करूं, तो ये जो फ्लक्स पास कर रहा था यहाँ, ये जो इस स्फेरिकल कैप से फ्लक्स पास कर रहा था, ये कौन सा वाला फ्लक्स था, यहाँ पे ये चार्ज रखा हुआ था Q, R रेडियस का स्फीयर था ये। तो इस स्फेरिकल कैप से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो कहां से पास कर रहा है, उतना ही सेम फ्लक्स कहां से पास कर रहा है, इससे, इस सर्कुलर फेस से, ये जो डिस्क का ये जो सर्कुलर फेस है यहां से। तो जितना फ्लक्स, जो फ्लक्स इससे पास करके जा रहा है, वही सेम फ्लक्स कहां से पास कर रहा है, इस स्फेरिकल कैप से। तो मुझे अगर इस पोर्शन से इससे पास होने वाला फ्लक्स निकालना हो, इस सर्कुलर फेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालना हो, तो वो फ्लक्स वही है जो कि इस स्फेरिकल कैप से पास कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्या करना होगा, ये स्लैंट है ना, ये स्लैंट, ये जो साइड है कितना रेडियस का, ये मुझे यहाँ पे ये कितना आया, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इतने रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर लूं सच दैट ये पॉइंट जो है स्फीयर का क्या हो, सेंटर। एक स्फीयर ड्रॉ कर लूं, देखें जरा स्फीयर, मैंने ये स्फीयर ड्रॉ कर दिया। अगर मैं स्फीयर ड्रॉ किया तो इस डिस्क से वही फ्लक्स पास कर रहा होगा। इस डिस्क से पास होने वाला फ्लक्स कौन सा फ्लक्स है, इस डिस्क से पास होने वाला फ्लक्स वही फ्लक्स है जो कि इस स्फेरिकल कैप से पास कर रहा है। इस स्फेरिकल कैप से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो इक्वल है किसके, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस डिस्क। ठीक है, यही इस डिस्क से जो फ्लक्स पास कर रहा है वही सेम फ्लक्स इस कैप से पास कर रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, थीटा चाहिए, थीटा। ठीक है, और cos थीटा अगर यहां से निकालोगे तो cos थीटा क्या आएगा, जरा देखो तो सही, बेस r अपॉन दिस, r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और अभी हमने क्या निकाला, उस स्फेरिकल कैप से पास होने वाला फ्लक्स, phi is equal to q अपॉन 2 epsilon naught into 1 minus cos थीटा। ये जो cos थीटा है यहाँ उठा के रखो, जब आप इस cos थीटा को यहाँ से उठा के यहाँ रखोगे तो आपका फ्लक्स जो आएगा उस रिंग से या डिस्क से पास होने वाला फ्लक्स आपका कितना आ जाएगा, 1 माइनस r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये आपका फ्लक्स आएगा। समझ रहे बात को, ठीक है, देखिए नोट करें।
एक और सिचुएशन देखें, एक और सिचुएशन देखें बच्चों। अब अगर आपसे ये कह दे, अगर आपसे ये कह रहा है ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज Q, R रेडियस ऑफ द सर्कुलर फेज, L इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। आपसे कह रहा है कि फाइंड द टोटल फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दिस सिलेंडर। तो पूरे सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, चार्ज इनटू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पूरे सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अब अगर आपसे ये कहे कि इन दोनों सर्कुलर फेसेस, ये तो दोनों जो सर्कुलर फेसेस हैं, इन सर्कुलर फेसेस से पास होने वाला फ्लक्स बताओ। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू बोथ सर्कुलर फेसेस। जो दोनों सर्कुलर फेसेस हैं, उन दोनों सर्कुलर फेसेस से पास होने वाला फ्लक्स बताना है। और आपसे कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स बताना है बच्चों। तो इसको बताने के लिए क्या करें, अगर हम ये सिचुएशन, तो ये सिचुएशन ये वही जो अभी हमने डिस्कस किया। अगर मैं एक स्फीयर कंसीडर करूं और इस स्फीयर को ये रेडियस, इतने रेडियस का सिलेंडर ले लूं, ये कितना है डिस्टेंस L, तो ये कितना हो गया L/2। ठीक है, अगर ये सेंटर है तो ये L/2 हो गया, तो ये कितना आया √R² प्लस L² अपॉन 4। ठीक है, इस रेडियस का एक सिलेंडर ड्रॉ करूं। कैसे ड्रॉ करूं, ये सिलेंडर इस स्फीयर के अंदर आ जाए। ये समझ रहे हैं, यहां पे आपका ये ज्योमेट्रिकल सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है Q। कितनी है ये लेंथ, ये टोटल सिलेंडर की लेंथ कितनी है L, और ये कितना है आपका R। तो ये कितना है आपका इतने रेडियस का, ये L/2, ये L, और ये √R² प्लस L² अपॉन 4 इस रेडियस का सिलेंडर स्फीयर ड्रॉ करूं। ठीक है, तो ये दोनों जो है इसके सर्कुलर, इसके दोनों दो स्फेरिकल कैप, इन दो स्फेरिकल कैप से पास होने वाला जो फ्लक्स है वही क्या है, इन सर्कुलर फेसेस से पास होने वाला फ्लक्स। तो फ्लक्स कितना आएगा अगर आप देखें ध्यान से, टोटल फ्लक्स कितना आएगा निकल के, अभी हमने क्या निकाला था 2 × Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट × 1 - cos थीटा। किससे निकाला है मैंने, बोथ सर्कुलर फेसेस, बोथ फेसेस। ठीक है, यानी फ्लक्स कितना आया आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट × 1 - cos थीटा। cos थीटा आप यहां से उठा के रख लेंगे, ये थीटा है आपका, cos थीटा इज इक्वल टू L/2 अपॉन √R² प्लस L² अपॉन 4। ठीक है, तो ये आपका फ्लक्स आ गया, फेसेस से पास होने वाला फ्लक्स। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बुक्स में छोटे छोटे एलिमेंट लेकर इंटीग्रेट करके बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन दिया हुआ होता है, मैंने बहुत इजीली बताया है। एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप आप याद कर लें, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। अगर एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप नहीं कर पाओगे तो फिर इस क्वेश्चन को करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन × 1 - cos थीटा। अब क्या करना है,
कर्व्ड सरफेस से निकालना है, तो पूरे सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स कितना है? पूरे सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है पूरे से, और दोनों सर्कुलर फेसेस से कितना पास कर रहा है? इतना। तो पूरा माइनस दोनों सर्कुलर फेसेस से पास होने वाला फ्लक्स, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस से कितना आएगा निकल के आपका फ्लक्स? जो कर्व्ड सरफेस है उससे फ्लक्स निकल के आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू cos थीटा। cos थीटा वहां से उठा के रखते हैं, मैं cos थीटा की टर्म नहीं छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका फ्लक्स का कैलकुलेशन आ गया। सिलेंडर के केसेस में सिलेंडर के किसी भी पोर्शन से अगर निकालना हो, ध्यान दें हम सर्कुलर फेसेस से या कर्व्ड सरफेस से तभी फ्लक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं जब चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो। सिमेट्रिकल प्लेसमेंट का मतलब जब चार्ज इस सिलेंडर के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रखा हुआ हो। अगर चार्ज को ज्योमेट्रिकल सेंटर से उठा के कहीं और रख दिया जाए, यहाँ रख दिया जाए, तो अब मैं पूरे सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स तो कैलकुलेट कर सकता हूँ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सिलेंडर के किसी एक पोर्शन से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि चार्ज इज नॉट प्लेस्ड सिमेट्रिकली। तो मैं किसी भी बॉडी के किसी भी पोर्शन से फ्लक्स को हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब चार्ज का प्लेसमेंट जो होगा वो कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। बॉडी के सिमेट्रिकली अगर चार्ज रखा होगा तभी हम फ्लक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम सिर्फ और सिर्फ कौन सा कैलकुलेशन कर सकते हैं? होल बॉडी से पास होने वाला फ्लक्स निकाल सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नाउ अनदर सिचुएशन, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। ए साइड की स्क्वायर प्लेट है, फिगर शोज स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए। इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है इस प्लेट का, a/2 हाइट पर, a/2 हाइट पे कोई चार्ज रखा हुआ है Q। ए साइड की स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए। इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से, ये ए साइड का स्क्वायर प्लेट है, इसके सेंटर से h हाइट पे यहाँ पे चार्ज रखा है Q। हमने इस प्लेट से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी देखेंगे आप, वहां मिलेगी आपकी प्रॉब्लम है। अगर मैं इस चार्ज को एक ए साइड के क्यूब में इनक्लोज कर दूं, मैं क्यूब ले लूं, देखिए जरा, एक क्यूब ले लूं मैं, अगर ये चार्ज ऐसे इस क्यूब के अंदर अगर बंद होता, तो ये पॉइंट, ये चार्ज Q है, ये पॉइंट क्या, कौन सा पॉइंट होता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर। ए साइड का क्यूब ले लिया मैंने, ए साइड का क्यूब ले लिया। अगर मैं ए साइड का क्यूब ले लूं तो ये चार्ज Q कहाँ आएगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आएगा। तो पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। क्यूब के कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। जब 6 फेसेस हैं तो इस एक फेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा? Q बाई एक फेस से कितना, पूरे से पास कर रहा है कितना? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना पास कर रहा होगा? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यूब के एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना है? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट है। अगेन हम एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स कब नहीं बता सकते? जब चार्ज यहाँ क्यूब के सेंटर पे ना रखा होकर कहीं और रखा हो। तो हम पूरी बॉडी फ्लक्स तो निकाल सकते हैं, लेकिन बॉडी के किसी पोर्शन से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। बॉडी के किसी पोर्शन से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए वो चार्ज का प्लेसमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखें,
ये रिंग है, चार्ज रिंग, और ये स्फीयर है। दिस इज द स्फीयर एंड दिस इज चार्ज रिंग। ठीक है, इस स्फीयर का सेंटर यानी इस रिंग का रिंग के सरकमफेरेंस से पास कर रहा है। रिंग का सरकमफेरेंस इस स्फीयर के सेंटर से पास कर रहा है, और इस स्फीयर की सरफेस इस रिंग के सेंटर से पास कर रही है। ठीक है, इसका सेंटर, रिंग का सेंटर स्फीयर की सरफेस पे है, और स्फीयर का सेंटर रिंग के सरकमफेरेंस पे है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये किसका सेंटर है? स्फीयर का, और ये स्फीयर की सरफेस है, तो ये क्या हो गया? रेडियस हो गया, कॉमन रेडियस हो गया। दिस मीन्स दैट रिंग और स्फीयर दोनों का रेडियस जो है वो क्या है? एक ही है, सेम है, दोनों एक ही साइज के हैं। ठीक है, दोनों का रेडियस क्या है? सेम है। हमसे कह रहा है कि फाइंड टोटल चार्ज ऑन circumference of ring is equal to Q. Charge distribution is uniform. Charge distribution is uniform and continuous. Find net electric flux क्रॉसिंग थ्रू स्फीयर। स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है। तो स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स निकालने के लिए, फ्लक्स का कैलकुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए? चार्ज इनक्लोज। इस स्फीयर के अंदर जो इनक्लोज्ड चार्ज है मुझे वो फाइंड करना होगा। ठीक है, इस स्फीयर के अंदर कितना इनक्लोज चार्ज है, कितना, कौन सा वाला चार्ज इनक्लोज है? ये जो रिंग का जो पोर्शन स्फीयर के अंदर से पास कर रहा है, उस पे जो चार्ज है ये वो वाला चार्ज इनक्लोज चार्ज है। बाकी चार्ज कहाँ है? आउटसाइड द स्फीयर। और फ्लक्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ओनली ऑन चार्ज इनक्लोज। ठीक है, चार्ज आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द बॉडी जो चार्ज है, इसके ऊपर फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो चार्ज इस स्फीयर के अंदर है। तो मुझे ये चार्ज फाइंड करना होगा, ये कितना है? टोटल रिंग पे चार्ज कितना है? Q। तो मुझे ये फाइंड करना है ये चार्ज कितना है। ठीक है, तो ये चार्ज फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जरा देखें ध्यान से। ये रेडियस है रिंग का और स्फीयर का, ये रिंग का सेंटर है और ये रिंग का सरकमफेरेंस है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? R हो गया रेडियस। ठीक है, ये क्या हो गया? ये स्फीयर का रेडियस है, ये भी R हो गया। तो ये हमें क्या मिला? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया बच्चों। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। सिमिलरली ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया? ये टोटल एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। ठीक है, तो रिंग का वो पोर्शन जो स्फीयर के अंदर से पास कर रहा है, ये पोर्शन, इतना पोर्शन स्फीयर के अंदर से पास कर रहा है, ये पोर्शन रिंग के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, और पूरा रिंग कितना एंगल बनाता है सेंटर पे? 360 डिग्री। 360 डिग्री, और ये कितना है? 120 डिग्री। और 360 डिग्री 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री करोगे तो 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री तो कितना आ जाएगा? 1/3। तो इसका मतलब कितनी लेंथ पास कर रही है? अरे 120 डिग्री जो है कितनी लेंथ पास कर रही है? इस रिंग की स्फीयर के अंदर से कितनी लेंथ पास कर रही है? 1/3। 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ दिस रिंग इज पासिंग थ्रू द स्फीयर। ठीक है, ये जो लेंथ है ये 1/3 लेंथ है, टोटल लेंथ का 1/3 है। टोटल पे चार्ज कितना है? Q है। तो 1/3 पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म। तो 1/3 लेंथ पे कितना चार्ज होगा? Q/3। ठीक है, तो जो चार्ज इनक्लोज्ड हमारा निकल के आया इनसाइड द स्फीयर, वो कितना निकल के आ गया? Q/3 निकल के आ गया। तो जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो कितना है? Q/3 है।
तो फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू स्फीयर कितना है यहाँ बच्चों, चार्ज इम्पोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो Q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इतना फ्लक्स पास कर रहा है थ्रू दिस स्फीयर। ठीक है।